नमस्कार दोस्तों, मैं उगमाराम कुमावत यानी कि आप ही का अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार और वर्ण विचार में अब तक हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में, दो अयोगवाह वर्णों के बारे में, और पिछली क्लास में हमने आरंभ किया व्यंजन और उसमें हमने अब तक पढ़ा है व्यंजनों की परिभाषाएं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ कौन से होते हैं, क्यों उनको अंतस्थ कहा जाता है, ऊष्म कितने होते हैं, इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है, काकल्य क्या होते हैं, वर्तस्य क्या होते हैं, कंठे वर्ण व्यंजन कितने होंगे, तालव्य कितने होंगे, मूर्धन्य कितने होंगे, इन सब पर चर्चा मित्रों हमने पिछली क्लास में की है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण। मित्रों, व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण प्रमुख रूप में दो प्रकार से किए जाते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और एक बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। अभ्यंतर का अर्थ क्या है मित्रों? देखिएगा, अभ्यंतर का अर्थ है अभ्यंतर प्रयत्न में अभ्यंतर का अर्थ क्या है? अभ्यंतर का अभिप्राय यह है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय मुख विवर में अर्थात मुख द्वार में हमारे जो उच्चारण अवयव हैं अर्थात कंठ, तालु, जीभ, मूर्धा, ओष्ठ आदि जो कि उच्चारण के अवयव हैं अर्थात बोलने के अंग हैं, यह मुख के भीतर अभि प्लस अंतर संधि का शब्द है, यौगिक शब्द है। मुख के भीतर ये उच्चारण अवयव एक दूसरे के साथ किस प्रकार का सहयोग करते हैं, किस प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं, अर्थात ये अवयव एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श कर रहे हैं, हल्का हल्का स्पर्श कर रहे हैं, हवा को घर्षित होना पड़ रहा है, उष्मित होना पड़ रहा है, या जिह्वा को लुढ़कना पड़ रहा है अथवा जिह्वा को आगे से बहुत ज्यादा उठना पड़ता है। ये जो मुख के भीतर होने वाली जो क्रियाएं हैं अर्थात ये उच्चारण अवयव एक दूसरे के साथ जो कार्य व्यापार करते हैं अर्थात जो एक दूसरे के साथ वर्किंग ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, लेन देन जो कर रहे हैं, उस व्यवहार को, उस कार्य व्यापार को, उस सहयोग को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। सरल शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार के भीतर होने वाली क्रियाओं को अभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मित्रों व्यंजनों के 8 वर्गीकरण किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं मित्रों? 8 वर्गीकरण किए जाते हैं। प्रश्न आता है कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जाता है? तो आप कहेंगे 8 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला आता है मित्रों 8 में से पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, देखिए हमने पिछली क्लास में स्पर्श पढ़ा था, वहां स्पर्श शब्द पढ़ रहे थे और यहां स्पर्शी शब्द पढ़ रहे हैं। वहां स्पर्श शब्द की चर्चा की
और यहां स्पर्शी शब्द की चर्चा कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है मित्रों। अभी आप पढ़ रहे हैं स्पर्शी। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या? छूना। स्पर्शी, स्पर्श प्लस ई, यानी कि पूरी तरह से छूने वाले व्यंजन, अर्थात ऐसे व्यंजन जो अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूरी तरह स्पर्श करते हो। कैसे करते हो मित्रों? पूरी तरह स्पर्श करते हो। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में उनके जो अवयव हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श करते हो। देखिए दोनों में अंतर देखेगा, एक स्पर्श कह रहे हैं, एक स्पर्शी कह रहे हैं। मैं देखेगा अपने हाथ को छू रहा हूं एक दूसरे से, यहां पर भी हम स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा स्पर्श देखेगा ये स्पर्श है, यानी कि दोनों में स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन एक में हल्का स्पर्श है, एक में पूरी तरह से स्पर्श है। यही दोनों में अंतर है, स्पर्श और स्पर्शी में। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने करेंगे? 25 करेंगे। इन स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन आपसे कहें कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्याएं 16 होती है। अब प्रश्न है कि ये 16 स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा आपने कल स्पर्श में पढ़ा था, क्योंकि उसी को मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उससे हम समझेंगे। क, ख, ग, घ और हं, ये। फिर आपने च वर्ग के 5 पढ़े, टे के, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग का जो अंतिम वर्ण था आपका म, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के जो 25 वर्ण थे जिसको आप कल स्पर्श कह रहे थे, ये ऐसे वर्ण हैं जो अपने अपने उच्चारण स्थानों को स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करते। पूरी तरह से कैसे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, मैं आपको अंतिम वर्ग वाला जो प वर्ग है उसके वर्ण बोल करके बता रहा हूं, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जब मैं प, फ, ब, भ तक बोलूंगा तो स्पर्श कर रहे हैं, में भी स्पर्श करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो अंतिम वर्ण आपका म है उसको जब हम बोलेंगे तो हमारे होठों पर जो स्पर्श हो रहा है उसमें कुछ कमी आ जाती है, यानी कि स्पर्श कर रहा है लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रहा। यही हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे वर्ण जो अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूरी तरह स्पर्श करते हो। तो क से लेकर के म तक के व्यंजनों में से पांचों पंचम वर्ण और एक च वर्ग ये छोड़ देते हैं, तो 5 और 4 इधर से हो गए क्योंकि एक 2 बार आ रहा है। 9 हमने कम कर दिए, तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे? 16 बचे, यानी कि क वर्ग के चारों, च वर्ग बिल्कुल नहीं आएगा, ट वर्ग के चारों, ते के चारों और पे वर्ग के चारों ये वर्ण स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। समझ रहे मेरी बात कहानी? के से लेकर के मैं तक के जो 25 व्यंजन हैं उसमें से एक तो च वर्ग पूरा का हट जाएगा, ये स्पर्शी नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है तालु बहुत ऊपर होता है और जीवा उसको पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर पाती है। और फिर जो पांचों पंचम वर्ण हैं इनके उच्चारण में भी स्पर्शीकरण तो होता है, लेकिन जीवा अपने अवयवों को अथवा जो उच्चारण अवयव है ये एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन नहीं कहा जाता है। जो बच गए 16 व्यंजन उनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न कैसे आएगा? 2 तरह का प्रश्न बनेगा। स्पर्श पूछे तो 25 कहोगे, स्पर्शी कहोगे तो 16 कहोगे। ये हो सकता है यहां से एक प्रश्न पूछ दे आपसे, लिख दे क, च, त और प, कौन सा एक स्पर्शी नहीं है? देखिए स्पर्श तो सारे ही हैं, लेकिन कौन सा एक स्पर्शी नहीं है? तो च स्पर्शी व्यंजनों में शामिल नहीं होता है। समझ आई मित्रों कहानी? तो आप कह सकते हैं कि क से लेकर के जो मैं तक के 25 व्यंजन है उसमें से च वर्ग को छोड़ दीजिएगा, मैं आपके लिख देता हूं यहां पर क, ख, ग और घ, उसके अलावा च नहीं आएगा। ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ, ये 16 व्यंजन क्या कहलाएंगे मित्रों? स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर दूसरा वर्गीकरण आता है मित्रों संघर्षी व्यंजन। संघर्ष पता है, संघर्ष से संघर्षी, संघर्ष का मतलब स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में
श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा मुख द्वार में घर्षण करती हुई बाधित होकर के उष्मित रूप में मुख द्वार से बाहर निकलती हो, अर्थात मुख द्वार में हवा संघर्ष करती हुई आती हो, उन वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 4 व्यंजन इसमें शामिल होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। इन 4 वर्णों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इस संघर्षी इसलिए कह रहे हैं कि मुख द्वार से जब हवा उठेगी, श्वसन तंत्र से जो हवा उठेगी, वो जब मुख द्वार से बाहर आएगी तो वो संघर्ष करती आती है। संघर्ष इसलिए करती है कि जैसे आप स और ह बोलते हो तो श्वसन तंत्र भीतर से एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, और एक दूसरे के जब निकट आते हैं तो जो हवा उठेगी वो हवा दोनों तरफ स्ट्रगल करेगी, संघर्ष करेगी, टकरा करके बाहर आएगी, और जब वो टकराती है तो वो गर्म हो जाती है। इसीलिए इन चारों वर्णों को हमने कल पढ़ा कि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, यानी इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हवा गर्म आती है। समझ मित्रों कहानी। तीसरा वर्गीकरण आता है इसका स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, देखिए 2 नाम एक साथ है। पहले आपने पढ़ा स्पर्शी, दूसरा आपने पढ़ा संघर्षी। अब इसमें लगभग दोनों चीजें शामिल है, यानी कि स्पर्शी नहीं है, स्पर्श यानी छुएगा और साथ साथ हवा को संघर्ष भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, तो उन वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 4 व्यंजन इसमें शामिल किए जाते हैं, च, छ, ज और ज। इन चारों वर्णों के उच्चारण के दौरान जीवा अपने उच्चारण अवयवों को हल्का हल्का स्पर्श करती है, इसलिए नाम क्या रख दिया, स्पर्श। क्योंकि चे वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और मूल जो तालु है वो इतना ऊपर है कि जीवा पूरी तरह से उसको स्पर्श नहीं कर पाती। हमने पढ़ा है कि जीभ के जो ऊपर का भाग है उसको हम तालु कहते हैं। अब जीवा हल्का हल्का तालु को स्पर्श करेगा, साथ ही जो पीछे से हवा आएगी उस हवा को भी बाधित होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। कैसे संघर्ष करती है तो देखिएगा, ये आपकी जीवा है समानांतर क्रम में। अब जीवा जब चे का उच्चारण करेगी तो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब जीवा ऊपर जा रही है तो पीछे के मार्ग से क्या आ रही है, हवा आ रही है, तो हवा को ये जीवा क्या कर रही है, बाधित कर रही है। यहां से जीवा हवा से हवा जो जीवा से टकराएगी बाधित होकर के दोनों तरफ से बाहर निकलेगी, यानी कि जीवा उच्चारण अवयव को स्पर्श कर रही है ऊपर की तरफ, स्पर्श नहीं है, स्पर्श कर रही है, और हवा को भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च, छ, ज और झ, इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। चौथा आता है मित्रों अनुनासिक व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, हम पढ़ेंगे अनुनासिक व्यंजन। कैसे व्यंजन मित्रों, अनुनासिक व्यंजन। क्या है अनुनासिक व्यंजन, जरा सीखेगा। अनु का अर्थ है सहायता और नासिक का अर्थ है नाक, यानी कि नाक की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन। सहायता ले रहे हैं, बोल तो मुख से ही जाता है, बोलने के लिए प्रमुख भूमिका मुख की है, परंतु कुछ ऐसे वर्ण हैं मित्रों जिसके सहारे आप नाक का सहारा लेते हैं, इसलिए उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजनों को नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। नासिक्य, इन्हीं वर्णों को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इन वर्णों को पंचम वर्ण भी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं पंचम वर्ण भी कहते हैं। देखो पंचम क्यों कह रहे हैं, नासिक्य क्यों कह रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसमें 5 व्यंजन आते हैं, हर वर्ग का 5वां। जैसे मान लीजिए के वर्ग का 5वां है, जिसको आप क का 5वां, जिसको हुम की ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। चे वर्ग का 5वां ञ की ध्वनि है। ट वर्ग का 5वां ण की ध्वनि है। ये हुम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक उच्चारण सीखिएगा। हुम, ञ, इया नहीं, कई कहते इया, इया नहीं रे भाई, इया किया, इयो, और यह है न, और यह है न, और यह है म। ये जो 5 वर्ण हैं इनको अनुनासिक,
नासिक्य अथवा पंचम वर्ण भी कहा जाता है। पंचम वर्ण इसलिए कह रहे हैं कि ये हर व्यंजन वर्ग का पांचवां है। कल हमने पढ़ा था के वर्ग का, चे वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण होने के कारण, पांचवें वर्ण होने के कारण इनको पंचम वर्ण कह रहे हैं। नासिक के इसलिए कह रहे हैं कि नाक से बोले जाते हैं। अनुनासिक का अर्थ अभी हमने समझा कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती हो, अनुनासिक कह रहे हैं, नाक की सहायता ली जाती हो, उन वर्णों को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। आप इनके लिए लिख सकते हो यहां पर नाक व मुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है इसका, कई बार आया है। नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं, नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं, नाक व मुख दोनों से बोले जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जो नाक और मुख दोनों से, और यहां से प्रश्न आया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं केवल मुख से बोले जाते, केवल नाक से बोले जाते, दोनों से बोले जाते, कोई नहीं। तो भाई दोनों से ही, केवल नाक से कैसे बोलोगे? बोलने में प्रमुख भूमिका मुख की है, लेकिन नाक की क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं। इसलिए इनकी परिभाषा इस तरह भी पूछ जाती है, दोनों तरह से आ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ली जाती हो, अर्थात जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हो, उन वर्णों को अनुनासिक व्यंजन, नासिक्य अथवा पंचम वर्णों के नाम से जाना जाता है। हिंदी के पूरे 33 व्यंजनों को आप बिना नाक के बोल सकते हो, नाक की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन 5 वर्णों को अगर आप बोलोगे और आपने नाक का सहारा नहीं लिया, नाक बंद कर ली, तो इनका उच्चारण नहीं होता है। मैं बोल के देख रहा हूं, देखिए पूरे स्वर और व्यंजन सब बोल सकते हैं आप नाक बंद करके, कहीं जरूरत नहीं है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, देखो कंप्लीट बंद है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व स श और ह, लेकिन जैसे ही आप हंक ने नाना ने नाना मामा बोलोगे तो ध्वनि आपने नाक बंद कर लिया, इसलिए उसका उच्चारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इनके बारे में जो प्रश्न आता, मैंने आपको बताया कि नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज साथ साथ सिखाना चाहता हूं। अब जो हिंदी के बाकी जो व्यंजन बच गए हैं ना, उनको निर्नुनासिक कहते हैं। हालांकि अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है, लेकिन ये अनुनासिक के साथ साथ मैं एक और नए शब्द की आपसे चर्चा करता हूं, निर्नुनासिक। ये निर्नुनासिक क्या होता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है निर्नुनासिक। कई बार ऐसा आ जाता है कि कौन सा अनुनासिक है कौन सा निर्नुनासिक है, इनकी परिभाषाएं बताओ। अगर अनुनासिक की परिभाषा पूछेगा तो क्या दोगे? जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हो। लेकिन निर्नुनासिक क्या होता है? देखिए शब्द बनता है निर, विसर्ग संधि का उदाहरण है शब्द निह, निह से हिंदी में आकर के ये उपसर्ग में परिवर्तित होता है और निरुपसर्ग बन जाता है। ये संधि रूप है, ध्यान दीजिएगा, कोई कुछ भी कहे हिंदी में यही कहानी चलेगी, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। निह विसर्ग संधि का रूप है, संधि के दौरान निरुपसर्ग में परिवर्तन होता है, जिसका अर्थ है नहीं। अनु और नासिक, अनु का मतलब सहायता, नासिक का मतलब नाक और निर का मतलब नहीं, यानी कि जिनमें नाक की सहायता नहीं ली जाती हो। अब नाक की सहायता नहीं ली जाती, इसका मतलब केवल नाक से नहीं, केवल मुख से बोले जाते हो, केवल मुख से बोले जाते हो, केवल मुख से बोले जाते हो, उनको क्या कहेंगे? निर्नुनासिक कहेंगे। से सभी वर्ण, स्वर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हालांकि स्वरों को अनुनासिक और निर्नुनासिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, किंतु मूल रूप में वो अनुनासिक नहीं होते, निर्नुनासिक ही होते हैं। हाँ, प्रत्येक स्वर के साथ अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके उनको अनुनासिक व्यंजनों में, वर्णों में तब्दील किया जा सकता है, मूल रूप में वो निर्नुनासिक होते। तो शेष वर्ण, अब शेष वर्ण का मतलब क्या है? 11 स्वर और बाकी के 33 में से 5 कम कर दीजिएगा आप लोग, तो बाकी जो बच गए आपके 33 में 5 के कितने बचे? 28। ये आपके बाकी के बचे हुए जो वर्ण हैं, यानी कि ये सारे शेष वर्ण निर्नुनासिक के नाम से जाने जाते हैं। जो 44 में से 5 कम कर दो, 39 जो वर्ण है आपके, ये निर्नुनासिक होते हैं।
यानी कि हिंदी के से सभी वर्ण, इन 5 वर्णों को छोड़ दो, बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे निर्नुनासिक होते हैं, क्योंकि उसमें नाक की सहायता नहीं ली जाती है। उम्मीद करता हूं कि यहां से जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर समझिएगा, जो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक है। ऐसे वर्णों की संख्या हिंदी में 5 है। बाकी हिंदी के जो वर्ण बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। ये चौथा वर्गीकरण था। पहला था 8 वर्गीकरण किए जाते हैं। पहला था स्पर्शी 16 होंगे, दूसरा था संघर्षी 4 आते हैं, तीसरा था स्पर्श संघर्षी, उसमें भी 4 होंगे, च, छ, ज और ज। यहां से प्रश्न आता है कौन सा एक संघर्षी नहीं है, कौन सा एक स्पर्श संघर्षी है, कौन सा एक अनुनासिक है या नहीं है, किस विकल्प के सभी वर्ण अनुनासिक वर्ण है, किस विकल्प के सभी स्पर्श संघर्षी है। हो सकता है शब्दों का प्रयोग कर ले, एक एक शब्द में दे दे आपको, एक शब्द में चे का प्रयोग किया, दूसरे में छे का प्रयोग किया, मध्य में कर लिया, आरंभ में कर लिया, एक में जय का कर लिया, लेकिन एक ऐसा है जिसमें च, छ, झ में से कोई नहीं है। फिर कहेगा किस शब्द में स्पर्श संघर्षी व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों कैसे भी प्रश्न किया जा सकता है। अगला आता है 5वां भेद, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? पार्श्व का मतलब पिछला, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पिछला। यानी कि ऐसा व्यंजन, इसमें एक ही व्यंजन होता है, ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जिह्वा के अगल बगल और पिछले भाग से बाहर निकलती हो, ऐसे व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। एक व्यंजन आता है इसमें ल, इसकी परिभाषा होगी, एक ही व्यंजन आता है ल। परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा। अगर आपको लिखना चाहते हो और आपको लिखना रहता है तो वहां आप वीडियो को रोक लें और फिर अपनी परिभाषा लिख लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जिह्वा के अगल बगल और पार्श्व भाग से बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? जब आप बोलेंगे ल, जब आप ल बोल रहे तो आपकी जीभ इस तरह हो जाती है। अब इस तरह हो रही है तो हवा क्या कर रही है? जीवा के पिछले भाग से, जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर की तरफ आ गया, उससे बाहर निकल रही है और अगल बगल से निकल रही है। इसको इसलिए क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। एक व्यंजन इसमें शामिल किया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? परीक्षक भी बिल्कुल भोला होता है, पूछते हैं पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? एक ही होते हैं। जैसे पूछते हैं कि संघर्षी कितने होते हैं? 4 कहोगे। अनुनासिक कितने होते हैं? 5 कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? उसी तरह पार्श्विक व्यंजन एक होता है। छठा आता है मित्रों पार्श्विक के बाद लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित। देखो, लुंठित का अर्थ है लुढ़कना। लुढ़कना मतलब कोई चीज लुढ़कती है, लुढ़कना। जैसे कोई चीज लुढ़क गई, जैसे पहाड़ से पत्थर लुढ़का, लुढ़कना। और प्रकंपित का अर्थ है मित्रों कंपन करना, कंपन करना। एक व्यंजन इसमें आता है र। क्यों ये लुंठित और प्रकंपित है हम पढ़ रहे हैं? ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण के दौरान जीवा का अग्र भाग 2-3 बार लुढ़कता हो और साथ ही उसके आसपास के भाग में कंपन भी होता हो, तो उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। र जब आप बोलते हैं तो आप बोलेंगे कितना भी धीमी गति से बोल रहे। जब आप बोलेंगे र र र, कितना ही धीमे बोल रहे हैं र र, तो जैसे राजस्थान रोडवेज की बस जब तेज चलती है तो उसके कांच कर रहे हैं धर 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 धर, उस तरह से धर धर करती है। आगे से 2-3 बार लुढ़कती है। आप इस तरह बोल के देखिए र, देखिए मैं बोल रहा हूँ र र, तो जीभ आगे से इस तरह करती है 2-3 बार। ये लुढ़क रही है इसलिए इसको लुंठित कहते हैं। और कोई भी जब लुढ़कती है तो उसके आसपास के भाग में कंपन होता है, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। एक ही व्यंजन इसमें शामिल किया जाता है र। अगला 7वां आता मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कई बार प्रश्न आता है, उत्क्षिप्त और ताड़नजात। ये 7वां इसका वर्गीकरण है। उत्क्षिप्त
अथवा ताड़न जात, उत्तक्षिप्त या ताड़न जात। दो व्यंजन इसमें आते हैं। ये जो व्यंजन है ये मित्रों इन 33 से अलग है। हम इनको साथ साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुख के भीतर इनकी क्रियाएं हमको देखने को मिलती है। हालांकि ये वो वर्ण है जिनको द्विगुणी भी कहा जाता है। उत्तक्षिप्त का शाब्दिक अर्थ है उठा हुआ, ताड़न जात का अर्थ है फेंका हुआ। दो व्यंजन वर्ण इसमें आते हैं, ड और ढ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, समझिएगा इन दोनों वर्णों को, क्योंकि इससे मिलती जुलती कुछ आकृतियां मैं आपको लिख रहा हूं। देखो तीनों अलग अलग कहानी है। ये के वर्ग का पांचवा है, के वर्ग का जो पांचवा वर्ण है जिसको हम कह रहे हैं। ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है ड, इसका उच्चारण ड की तरह होता है, ड ड। और ये ड है। इन दोनों वर्णों को उत्तक्षिप्त और ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। उत्तक्षिप्त और ताड़न जात क्यों कह रहे हैं? उत्तक्षिप्त का अर्थ हमने लिखा उठा हुआ है, ताड़न जात का अर्थ हम लिख रहे हैं फेंका हुआ है। क्या उठा है और क्या फेंका हुआ है? ये दो ऐसे वर्ण हैं मित्रों जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग उठा हुआ रहता है। देखो अभी हम लुंठित और प्रकंपित में कह रहे थे कि लुढ़कता है, ऐसे धड़धड़ करेगा, लुढ़केगा। इसमें लुढ़कता नहीं, बल्कि जैसे ही आप बोलेंगे ड जब बोलेंगे, एक तो देखो आप ड बोलते हैं, एक आप ड बोलते हैं। जैसे ही आप ड बोलोगे तो आपकी जिह्वा का, मैं इस तरह बात को समझा रहा हूं, जिह्वा का अग्र भाग देखिए ऊपर हो गया। अब जब ये उच्चारण को कंप्लीट करेगी उस समय जो ड बोलते हो आप, टे वर्ग का तीसरा वर्ण ट ठ ड, उसमें जिह्वा क्या होती है? बिल्कुल आराम से नीचे आती है, यानी मूर्धा की तरफ जाएगी और नीचे आ जाएगी। लेकिन इस वर्ण में क्या होगा? इन दोनों वर्णों में जिह्वा पहले ऊपर जाएगी, यानी अग्र भाग उठा हुआ है। अब जब कंप्लीट करेगी ड ड, आप मेरे हाथ को देखिए पूरी तरह इसी तरह जिह्वा की स्थिति रहती है ड, यानी जब उच्चारण को पूरा करते हैं तो झटके के साथ इसको बाहर फेंकती है, और झटके के साथ बाहर फेंकने के कारण इसको ताड़न जात व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग उठा हुआ रहता हो, साथ ही जिह्वा झटके के साथ उच्चारण को पूर्ण करती है, मुख द्वार से बाहर फेंक देती है उस ध्वनि को, तो ऐसे वर्णों को उत्तक्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। ऐसे व्यंजनों की संख्याएं 2 है मित्रों। ये जो हमने आरंभ में 52 वर्णों का जो चार्ट बनाया था कि 11 स्वर होते हैं, 2 योगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुणी होते हैं। अभी चर्चा करेंगे द्विगुणी वगैरह क्यों कहा जाता है। अभी ये समझ रहे हैं कि इनको उत्तक्षिप्त और ताड़न जात क्यों कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये प्रश्न 2011 में कि निम्नलिखित में से उत्तक्षिप्त ध्वनि है अथवा ताड़न जात ध्वनि है, तो ड़ और ढे को उत्तक्षिप्त और ताड़न जात कहा जाता है। ये जिसपे तलबिंदु लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं 2 वर्णों को, ये जो 2 वर्ण हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं दोनों वर्णों को मित्रों और भी कई नामों से पुकारा जाता है। इन दोनों वर्णों को हम लिख सकते हैं, इन दोनों वर्णों को, इन वर्णों को द्विगुणी, बहुत सारे नाम हैं, द्विगुणी, द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। मित्रों बहुत सारे नाम हैं। देखिए उत्तक्षिप्त कह दो, ताड़न जात कह दो तो भी वही अंतर है, आंसर होगा। बस बात यह कि उत्तक्षिप्त और ताड़न जाने का कहने का कारण यह था कि जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अग्रभाग उठा हुआ रहता है, झटके के साथ उच्चारण की पूर्णता होती है, फेंक दिया जाता है। इसके अलावा इन दोनों वर्णों को द्विगुणी, द्विध्रुवी और द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में आपके शब्द शुद्धि में काम पड़ता है, वहां भी ये बहुत काम आता है मित्रों। द्वि का अर्थ है 2 और गुणी का अर्थ है मित्रों गुण। 2 गुण पाए जाते हैं। 2 गुण कौन से? हम एक एक शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। द्वि का अर्थ है 2, गुणी का मतलब है गुण, यानी 2 गुणों वाले व्यंजन है। अब प्रश्न है कि 2 अतिरिक्त गुण कौन से हैं? देखिएगा पहला अतिरिक्त गुण यह है कि इन दोनों वर्णों से, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों वर्णों से हिंदी का कोई भी
हिंदी में कह सकते हैं, न तत्सम रूप में, न कोई तद्भव रूप में, न देशज रूप में, किसी भी रूप में इन दोनों वर्णों से हिंदी का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, जबकि बाकी हिंदी के वर्णों से आरंभ होते हैं, चाहे तत्सम रूप में हो चाहे तद्भव रूप में, कहीं न कहीं। हालांकि के पांचवें और टे के चे के पंचम वर्ण से आज भी कोई शब्द नहीं है। टे के पंचम वर्ण से संस्कृत की धातुएं होती है, जैसे णिच है, णमोकार है, णिजंत है, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। इन दोनों वर्णों से हिंदी का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता। ये द्विगुणी का पहला गुण है कि क्यों कह रहे हैं। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, जैसे आप लिखते हो ढोल, यही शब्द होता है। अगर आपने यहां पर तलबिंदु लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे ढक्कन शब्द लिखते हैं आप लोग, अगर आपने ढक्कन शब्द के ढ पे तलबिंदु लगा दिया तो ये तलबिंदु वाला अलग है और ये वाला अलग है। देखो, अगर आप तलबिंदु का प्रयोग कर रहे हैं तो यह है, और अगर आप तलबिंदु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर ट वर्ग का ट ठ ड ढ। देखिए ट ठ ड ढ अलग ध्वनि है, ये ड नहीं है बल्कि ड है, ड ढ। इन दोनों ढ से और ड से, जैसे डमरू, अगर आप डमरू लिखोगे तो ये लिखोगे, अगर आपने इसमें तलबिंदु का प्रयोग कर लिया तो गलत हो जाएगा, यहां पर ये शब्द गलत हो जाएगा। ढोल, ढक्कन, धमाका, डमरू, डंडिया, इन किसी भी शब्दों के जो शब्द शुरू हो रहे हैं ना उसमें तलबिंदु नहीं आता है, क्योंकि डमरू में ड है जबकि ये ध्वनि ड़ है, दोनों में अंतर है। ढोल, धमाका, ढक्कन में भी बिना तलबिंदु वाले ड ढ का प्रयोग होता है, जो कि ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है। यानी कि पहली बात तो इन दोनों वर्णों से हिंदी का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। जो हो रहे हैं वो ट वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण है, ये वाले वर्ण नहीं है, ध्यान देना। ये एक तो पहला गुण है इसका, इसलिए इसको द्विगुणी कह रहे हैं। दूसरा द्विगुणी कहने का कारण यह है कि ये दो ऐसे वर्ण है जो कभी भी आधे, अर्थात जो हम भाषा विज्ञान में जिसको व्यंजन रूप कह रहे हैं, कभी भी शुद्ध व्यंजन रूप में प्रयुक्त नहीं होते। अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं कि कभी आधे प्रयोग नहीं होते हैं, जबकि हिंदी के बाकी सभी व्यंजनों को आधा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं के उदाहरण दे रहा हूं, क्या क्या के आधा है कि नहीं है? ख्याति, ख आधा है, यानी तलबिंदु लगा सकते हैं। जैसे वाक, तो क पे हलंत का प्रयोग कर रहे हैं आप, हलचन का प्रयोग कर रहे हैं, तलबिंदु वालों में नहीं होता है। जैसे आपने लिखा अलंकार, ल, ये के का पांचवा अलंकार, आप आधा प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि इसको आप अनुस्वार में बदल देते हो, ये कहानी अलग है, लेकिन इनको आधे रूप में अर्थात व्यंजन रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जबकि ये दो ऐसे वर्ण हैं जो कभी भी इस तरह से प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको द्विगुणी कहा जाता है। समझे मित्रों कहानी? द्विगुणी कहने के दोनों कारण स्पष्ट हुए। पहली बात तो इन दोनों वर्णों से हिंदी का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। दूसरा यह है कि ये दोनों शब्द कभी भी शुद्ध व्यंजन रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको द्विगुणी कहा जाता है। वही वर्ण है द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी और द्विस्पृष्ट क्यों कह रहे हैं? इन तीनों के लिए लगभग एक ही चीज है। द्वि का मतलब वही दो, ध्रुव का मतलब केंद्र, दो केंद्रों की ओर, दो दिशाओं की ओर। स्पर्शी का मतलब वही छूना, स्पृष्ट का मतलब वही है अर्थ छूने का, संदर्भ में। अब कैसे ये द्विध्रुवी है, कैसे द्विस्पर्शी है, कैसे द्विस्पृष्ट है? इसलिए द्विस्पृष्ट है जब आप ड और ढे का उच्चारण करोगे, ड, देखिए डे नहीं, डे में क्या होता है? डे, देखिए आप देखिएगा इसको, डे, हाथ देखना आपको, डे, जीभ मुर्दा पे गई, नीचे आ गई। इन दोनों वर्णों में क्या होता है? डे में, मैं बार बार डे और डे बोल रहा हूं, आप ध्वनि को सुनिएगा, डे, डे और ढे, ये टे वर्ग का तीसरा वर्ण है, ट ठ ड ढ, ये ड है, ड ढ, ड ढ। जब आप ड बोलोगे तो ड, यहां तक देखो आपकी जीभ किस तरह, जीभ कहां जा रही है? ऊपर तालू की तरफ जा रही है, अभी अभी मुर्दा पर नहीं गई है, ऐसा हो गई जीभ। अब आप जब कंप्लीट करोगे, जीभ देखो कहां जा रही है, मुर्दा पे को स्पर्श करके फिर नीचे आ रही है। यानी एक ही वर्ण के उच्चारण के दौरान जीवा दो दो उच्चारण अवयवों को स्पर्श करती है, दो दो ध्रुवों की ओर स्पर्श करती है, दो दो उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, दो दो उच्चारण स्थानों को स्पृष्ट यानी छू रही है। इसलिए इनको द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे दो वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा पहले तालु की ओर जाती है
तदुपरांत मूर्धा को स्पर्श करके नीचे की तरफ आती है, उच्चारण को पूरा कर देती है, तो ऐसे वर्णों को द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं दोनों वर्णों को हिंदी में तद्भव ध्वनियां भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तद्भव ध्वनियां भी कहा जाता है। ये तद्भव ध्वनियां क्यों कह रहे हैं मित्रों, इसका अंतर आप समझिएगा। तद्भव ध्वनियां भी कहते हैं इन दोनों को। तद्भव क्या है देखिएगा, दो प्रकार के हम जब संस्कृत में पढ़ते हैं, एक तो तत्सम शब्द और एक तद्भव शब्द। जो शब्द हूबहू संस्कृत से हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, तत् यानी उसके, सम यानी समान। अब उसके किसके, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। यानी कि ऐसे शब्द जो जैसे संस्कृत में चलते थे हूबहू उसी रूप में हिंदी में भी स्वीकार कर लिए गए, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो उनके बिगड़े हुए रूप थे, अर्थात हिंदी की आवश्यकता के अनुसार जन्म ले लिए गए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम वर्णों की चर्चा कर रहे हैं। अब हिंदी के जो बाकी 44 वर्ण हैं वो हिंदी ने जन्म नहीं लिए, जैसे संस्कृत में चलते थे धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं आप। 11 स्वरों का प्रयोग आज आप हिंदी में कर रहे हैं तो संस्कृत में भी चल रहे हैं। 33 व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग आप हिंदी में कर रहे हैं तो संस्कृत में भी उन्हीं 33 ध्वनियों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ढ और ढ ये दो ऐसी ध्वनियां हैं जिनका विकास हिंदी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है। कालांतर में जैसे जैसे लोगों के प्रयोग करने के बाद भाषा में परिवर्तन आया, उसके बाद बदले हुए रूप को तद्भव रूप कहते हैं। और ये एक दो ऐसी ध्वनियां हैं ढ और ढे जिनका तत्सम शब्दों में कहीं कोई प्रयोग नहीं होता, केवल हिंदी के तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग होता है, देशज शब्दों में इनका प्रयोग हो जाता है, इसलिए इनको हिंदी की तद्भव ध्वनियां भी कहा जाता है। मित्रों बहुत बड़ा प्रश्न है, इन सारे का उत्तर एक ही होगा। उत्तक्षिप्त कह दो, ताड़नजात कह दो, द्विगुणी, द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी, द्विस्पृष्ट अथवा तद्भव ध्वनियां, इन सब का उत्तर यही होगा। ढ और ढ दो ध्वनियों के नाम से जाने जाते हैं। अगला इसका अंतिम भेद आता है मित्रों, 8वां भेद अर्ध स्वर। 8 भेद कर रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 वर्गीकरण होते हैं। ये 8 कौन कौन से, तो अंतिम 8वां भेद पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्ध स्वर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों रूपों में चल जाता है। अर्ध स्वर या ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट अथवा संघर्षहीन, संघर्षहीन, इन तीनों का एक ही उत्तर होगा। 2 व्यंजन होते हैं य और व। इन 2 व्यंजनों को हिंदी में अर्ध स्वर, ईशत स्पष्ट अथवा संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। 3 नाम है। पहला कह रहे हैं अर्ध स्वर। देखो पढ़ क्या रहे हो जी, आप पढ़ते व्यंजन रहे हो जी, और नाम क्या रख रहे हो, अर्ध स्वर, यानी आधा स्वर है। पढ़ व्यंजन रहे हो लेकिन आधा स्वर कह रहे हो। क्यों कह रहे हो, इसके लिए मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने ये पढ़ा कि स्वरों के उच्चारण में उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। व्यंजनों में आपने पढ़ा कि उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण अवयव एक दूसरे को आधा आधा, हल्का हल्का स्पर्श करते हैं। अर्थात इन दोनों ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मध्य होता है। व्यंजन होने के बावजूद भी आधे उच्चारणीय गुण जो है वो स्वरों जैसे पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों ही व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। आप लोगों को जैसे मैं व का उच्चारण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको, व वाली जो दिखाई देती है बाहर, आप जल्दी समझ पाएंगे इस बात को। मैं बोल रहा हूं, देखिएगा, प, फ, ब, भ, म। उच्चारण अवयव एक दूसरे को पूरा स्पर्श यहां से यहां तक छू रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हो व बोल रहे हैं, आपके होंठ काम कर रहे हैं, औष्ठ उच्चारण स्थान है, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। लेकिन व में आप देख रहे हैं कि होंठ जो है आधे आधे स्पर्श कर रहे हैं, बीच में से मुख द्वार खुला है, यानी कि उच्चारण हो रहा है, उच्चारण स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन आधे आधे कर रहे हैं, यानी आधे गुण स्वरों के हैं, इसलिए इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। ईशत स्पष्ट और संघर्षहीन क्यों कहते हैं? ईशत का अर्थ है मित्रों हल्का, और स्पष्ट का अर्थ है छूना, अर्थात हल्का हल्का छूएंगे।
आधा आधा छुएगा, पूरा नहीं छुएगा। आपने देखा कि हल्का हल्का छूते उच्चारण हो जाता है। एक और परिभाषा कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण अवयव हल्के से स्पर्श करते ही हो जाता है उन वर्णों को अर्ध स्वर संघर्षहीन या ईषत स्पष्ट कहा जाता है। ईषत संघर्षहीन क्यों कह रहे हैं? संघर्षहीन यानी ये ऐसे वर्ण, देखिए आप बोलते हैं प फ ब भ, तो आपके जो हवा है मुख द्वार बंद होता है, हवा यहाँ पर फूलती है, गाल फूलते हैं, हवा थोड़ी रुक करके बाहर आती है। लेकिन यह और वह जब बोलते हैं तो हवा भी मुख द्वार से बिना किसी संघर्ष के बाहर आ जाती है। उच्चारण अवयवों को भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, बिना किसी संघर्ष के इनका काम हो जाता है, उच्चारण हो जाता है, इसलिए इनको संघर्षहीन भी कहा जाता है। ये मित्रों हमारा पहला वर्गीकरण था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 उपभेद। मैं 8 उपभेदों को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला आपने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन, यानी कि ऐसा व्यंजन जो अपने आप उच्चारण अवयवों को पूरी तरह स्पर्श करते हुए, ऐसे व्यंजनों की संख्या 16 है। दूसरा आपने पढ़ा संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण अवयव को उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव एक दूसरे को बहुत नजदीक आ जाते हैं। श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा को संघर्ष करना पड़ता है, वो उष्मित रूप में गर्म होकर के बाहर आती है, इसलिए उन्हें संघर्षी या उष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा अनुनासिक व्यंजन, स्पर्श संघर्षी पढ़ा आपने, च छ ज चारों को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। इन पांचों को पंचम वर्ण कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक क्यों कह रहे हैं? नाक और मुख दोनों से बोल जाते हैं। निम्ननासिक इसलिए कि जिनमें नाक की आवश्यकता नहीं ली जाती है। फिर आपने पढ़ा पार्श्विक एक व्यंजन होता है ले, फिर पढ़ा आपने लुंठित या प्रकंपित एक व्यंजन होता रहे, फिर आपने अभी अंतिम पढ़ा उत्क्षिप्त और ताड़नजात, इनको ढ और ढे को उत्क्षिप्त और ताड़नजात कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इन्हीं वर्णों को द्विगुणी, द्विध्रुवी, द्विस्पर्शी, द्विस्पृष्ट अथवा हिंदी की तद्भव ध्वनियां कहा जाता है। और अंतिम आपने अभी पढ़ा अर्धस्वर संघर्षहीन या ईषत स्पष्ट। ये हमारा पहला व्यंजनों का वर्गीकरण था मित्रों। अगला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का प्रकार और वर्गीकरण, और ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।